सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। ये लाइन बोलने के लिए ना मैं कितना बेताब हो रहा था। पिछले 20 दिन से मैंने ये लाइन एक्चुअली नहीं बोली है, और 20 दिन आपके लिए हो सकता है लगे कि यार 20 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन जिस बंदे को ऑलमोस्ट 1 साल से हैबिट हो गई थी कि हर दूसरे दिन आपको एक वीडियो देना ही देना है चैनल पे, वो 20 दिन तक कोई चैनल पे वीडियो ना आया तो आप समझ सकते हो यार कितना मैं बेचैन हो रहा हूँ। एनीवेज, सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि यार मैं 20 दिन क्यों गायब हो गया था, क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत जो थी थोड़ी सी खराब हो गई थी। जब मैं पिछली राइड केदारनाथ की राइड पे था ना, इनफैक्ट 4 धाम की राइड पे था, और केदारनाथ से जब वापस आ रहा था तभी मेरे को रियलाइज हो चुका था कि भाई अब तो मैं गया। क्योंकि मेरे उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, ये मेरे यहाँ पर एक राइड के बीच में ना मेरे यहाँ पर एक क्रैश हुआ था, जिस वजह से मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया था। पीछे कभी राइड पे ऐसा हुआ था तो वो पेन एकदम से उठ गया। मेरे एल्बोज में मुझे पेन होना शुरू हो चुका था, मेरे नीज में मुझे पेन होना शुरू हो चुका था, मेरी आवाज ऑलमोस्ट गायब हो चुकी थी, मेरे को कोल्ड हो गया था, मेरे को फीवर हो गया था। अभी भी बताऊं तो 90% में रिकवर हुआ हूं। अभी भी मैं 100% पूरा रिकवर नहीं हुआ, बट फिर भी अब धीरे धीरे टाइम आ चुका है कि वापस राइड स्टार्ट की जाए और आपको वीडियोस दिखाए जाए। एनीवेज, आगे का क्या प्लान है अपना? आगे का ये प्लान है कि अब नेक्स्ट एडवेंचर शुरू होने वाला है। एडवेंचर नहीं होगा, एक्चुअली टूर शुरू होगा मेरा। एडवेंचर के लिए अभी मैंने जैसे बताया मैं 90% रिकवर हुआ हूँ, अभी 100% नहीं हुआ। तो अभी मैं अपनी बॉडी को टेस्ट करना चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं राइड्स दोबारा से राइड स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद लेवल पे जाके वापस अपना जो एक्सट्रीम एडवेंचर किया करते हैं हम लोग वैसा किया करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, बाइक की सर्विस करवा लेता हूँ, उसके बाद वापस घर आते हैं और आपको दिखाता हूँ अनबॉक्स करके 2-3 आइटम जो मैंने मंगाई है इस राइड पे, और जो आगे आने वाली राइड्स पे भी मेरे काम आएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आ चुका हूं KTM सर्विस सेंटर पे, और ये वही सर्विस सेंटर है जहां से मेरी बाइक हमेशा सर्विस होती है। इस सर्विस सेंटर के अलावा आज तक मेरी बाइक कहीं पर भी सर्विस नहीं हुई है। और ये खड़ी अपनी बाइक चार्ली, और 4 धाम के बाद ये आप शायद पहली बार मेरी बाइक को देख रहे हो। और यकीन मानो पिछले 14-15 दिन तो मैंने बाइक को स्टार्ट भी नहीं किया, चला के भी नहीं देखा। और जैसे मैंने बाइक की चाबी ऑन करी, बाइक एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। 2 साल पुरानी बैटरी भी यार एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाती है। बाकी सर्विस की बात बताऊँ ना तो रेगुलर सर्विस होनी है। इसके अंदर ऐसा कुछ काम है नहीं एज सच कि मेरे को ये चेंज करवाना है वो चेंज करवाना है। हर 3 महीने में जो आप लोगों की बाइक सर्विस होती है, मेरी तो हर महीने ही सर्विस होती है, क्योंकि राइड्स ही ऐसी होती हैं। तो वही काम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बाकी अगर आप एक चीज़ नोट करोगे ना तो ये देखो, ये रस्सी बांधी हुई है, मैंने इधर भी बांधी हुई है और इधर भी एक रस्सी बंधी हुई है। एक्चुअली जब मैं लास्ट डे आ रहा था ना उत्तराखंड से, तो इसके सारे स्क्रूज निकल गए थे, तो मुझे रस्सी बांधनी पड़ी थी, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कोई सर्विस सेंटर या कोई मैकेनिक को ढूंढूं कि एक नीचे स्क्रूज लगा सके। बाकी मैं पूरा सर्विस का प्रोसेस नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार वीडियोस बना चुका हूं। तो बस आपको बाइक दिखानी थी। ओवरऑल ये कंडीशन है, सर्विस करवाते हैं, उसके बाद जो अपना एडवेंचर होगा वो होगा स्टार्ट। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि मैं काफी टाइम के बाद एक राइड के ऊपर निकल रहा हूँ, और इसके लिए कुछ प्रिपरेशन भी मुझे करनी बहुत जरूरी थी। जैसे एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना एक नया हेलमेट आ चुका है अपने पास। कौन सा हेलमेट है अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। साथ में अपने न्यू राइडिंग गियर्स भी आ चुके हैं फ्रॉम राइनॉक्स गियर्स। इसके अंदर कौन से गियर्स हैं अभी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। बट देखो, ये तो गियर्स मैंने अपने लिए मंगा लिए अपनी सेफ्टी के लिए, बट मेरी बाइक की सेफ्टी का क्या होगा? और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, अगर मेरी बाइक से किसी और को डैमेज हो जाता है तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसका ध्यान रखेगा टू व्हीलर इंश्योरेंस। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक्चुअली टू व्हीलर इंश्योरेंस हम सबको पता है, जब भी हम एक बाइक खरीदते हैं तो इट इज मैंडेटरी कि हमें इंश्योरेंस करवाना ही पड़ता है, बट उसके साथ में बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर होता है वो पे करता है सारे एक्सपेंसेस इन केस अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट क्रैश हो जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइड करता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ओनर या फिर ड्राइवर को इन केस परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या फिर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए। थर्ड बेनिफिट ये है कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर टेक केयर ऑल द थर्ड पार्टी लायबिलिटी इन केस अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेट क्रैश हो जाता है, या अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हो, या सामने वाले को चोट लग जाती है, या फिर सामने वाले की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तब भी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो सारा खर्चा देखती है। सो अब रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू बाय राइट पॉलिसी, और उसका आंसर है ऑनलाइन पॉलिसी बाजार। सो बेनिफिट क्या है पॉलिसी बाजार के? देखो, पॉलिसी बाजार का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको पॉलिसी बाजार हेल्प करता है चूज करने में राइट पॉलिसी अकॉर्डिंग टू योर बजट, या फिर जो भी आपकी नीड है। क्योंकि पॉलिसी बाजार पे लगभग 15 से ज्यादा कंपनीज है जिसमें आप कंपेयर कर सकते हो और अपनी नीड्स और अपने बजट के हिसाब से अपनी बाइक के लिए इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो।
जैसे हम सबको पता है कि पॉलिसी बाजार जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी वजह से हमारी जो है वो बहुत हद तक कॉस्ट सेविंग भी हो जाती है। साथ में ऑफलाइन जब भी हम परचेज करते हैं ऑब्वियसली यार उसका झमेला बहुत है, एजेंट के पीछे भागो, सबसे बड़ी बात तो एजेंट ढूंढो। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना ये पॉलिसी बाजार में एटलीस्ट आपको देखने को नहीं मिलते। पॉलिसी बाजार जो है ना वो अंडरस्टैंड करता है रिक्वायरमेंट अपने कंज्यूमर की, इसलिए जो उनका जो पोर्टल है ना वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। बस आपको उनके वेबसाइट पे जाना है, अपनी बाइक का नंबर देना है और जो वो डिटेल्स मांगते हैं वो आपको प्रोवाइड करने हैं। आपको 15 से ज्यादा कंपनीज मिल जाएंगी वहां पर कंपेयर करने के लिए और बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है। आई नो सबसे बड़ा आपका मेन क्वेश्चन ये भी होगा, इन केस हमारी बाइक का क्रैश हो जाता तो सेटलमेंट कैसे होगा। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉलिसी बाजार का एक सेपरेट डिपार्टमेंट है जो ये सारी चीजें देखता है। बस आपको उनको कांटेक्ट करना है और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व कर दी जाएंगी। मैं क्या करूंगा गाइस, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगा पॉलिसी बाजार की वेबसाइट का, वहां पर जाकर आप अपनी पॉलिसी परचेज कर सकते हो। और हाँ, ये जो मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बताए हैं ना उनका फायदा जरूर उठाना और बिल्कुल भी टू व्हीलर इंश्योरेंस कराए बिना बाइक को रोड पे मत लेके जाना। चलो अभी इनका अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ चुका है। एक तो अपने पास है हेलमेट, इसको भी आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कौन सा हेलमेट मैंने लिया है। साथ में मैंने एक नया इंटरकॉम डिवाइस मंगा लिया अपने हेलमेट के लिए, जो कि यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। साथ में अपने पास आ चुके हैं नए राइडिंग गियर्स राइनॉक्स गियर्स की तरफ से। अभी राइनॉक्स के कौन से गियर्स हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको राइडिंग गियर्स दिखाता हूँ, उसके बाद उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो चलो अब दिखा देते हैं आपको अपनी नई राइडिंग जैकेट। और ये है अपनी नई राइडिंग जैकेट। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना इस राइडिंग जैकेट की, यहाँ पर ये जो नियॉन कलर दे रखा है, आजकल पता है इस टाइप के कलर्स बहुत ट्रेंड में है। जैसे नियॉन कलर है, ऑरेंज कलर आ जाता है या फिर कई बार रेड कलर भी होता है। तो यार इस टाइप की जो जैकेट्स होती है ना मुझे पर्सनली ना बहुत अच्छी लगती है क्योंकि फोटोज जो है ना इसमें एक नंबर आती है। साथ में यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन के लिए, देखो शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी हैवी मटेरियल यहाँ पर लगा रखा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस जैकेट की लगी ना कि इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको बैक पे प्रोटेक्टर मिलता है, ये लेवल 2 प्रोटेक्टर है। इसके जो बाकी आर्मर्स है, चाहे वो शोल्डर्स पे है चाहे एल्बो पे, ये सारे जो है लेवल 2 प्रोटेक्टर्स है। साथ में यहाँ पर ये चेस्ट प्रोटेक्टर भी दे रखे हैं और चेस्ट प्रोटेक्टर है वो है लेवल 1 के प्रोटेक्शन। और अभी तक मेरे पास जितनी भी जैकेट्स हैं ना, इनफैक्ट 3 टूरिंग जैकेट्स हैं मेरे पास, सबके अंदर चेस्ट प्रोटेक्टर दे रखा है। तो अभी जो मैं प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ ना वो इसी टाइप की जैकेट्स को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ जिनके अंदर चेस्ट प्रोटेक्टर हो और लेवल 2 हो, कम से कम प्रोटेक्शन हर जगह पर। क्योंकि यार एक सेफ्टी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रोल, क्योंकि जिस टाइप की आजकल रोड्स हैं, जैसे हम लोग बाइक्स चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उस हिसाब से ना प्रोटेक्शन जितना ज़्यादा हो राइडिंग जैकेट में उतना अच्छा है। बाकी जो मेरे पास टूरिंग जैकेट्स भी है ना वो मतलब टूरिंग जैकेट्स ही हैं। और इस टाइप की जैकेट मैं एक्चुअली चाहता था कि कई बार क्या होता है संडे मॉर्निंग राइड पे जा रहा हूँ या 2-3 दिन की राइड पे जा रहा हूँ तो इस टाइप के अंदर ये जैकेट मैं पहन सकूँ, क्योंकि संडे मॉर्निंग राइड्स पे यार टूरिंग जैकेट नहीं पहन सकते या फिर 2 दिन की राइड पे भी मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। तो इस टाइप की जैकेट मुझे एक चाहिए थी और ये जैकेट अपने पास आ चुकी है। साथ में यहाँ पर भी ब्रांडिंग हो रखी है, स्टॉर्म ईवो पूरी मैश जैकेट है, देखने में बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप भी बताओ कैसी लग रही है आपको राइडिंग जैकेट ये वाली अपनी। और साथ में ये है अपनी राइनॉक्स की राइडिंग पैंट और इसके अंदर भी जो है वो लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स दे रखे होते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर भी नॉक्स के प्रोटेक्टर्स हैं। और साथ में राइडिंग पैंट के साथ कहाँ गया, हाँ जी, तो जो अपनी राइडिंग पैंट है ना उसके साथ आता है ये रेन लेयर भी आता है इसका, जो इसके ऊपर पहन लेते हैं इन केस अगर बारिश आ जाती है तो आपकी कम से कम पैंट जो है वो गीली होने से बच सके। और इसके साथ अपर कुछ नहीं आता, इसके साथ जो है अंदर का भी वूलन लाइनर जो है वो नहीं आता ब्राइनॉक्स के साथ, वो आपको सेपरेट परचेज करना पड़ता है। इसकी प्राइस बताऊं तो ये जैकेट है लगभग 11,750 रुपये की। राइडिंग पैंट की बात करूं तो एग्जैक्ट मुझे प्राइस पता नहीं है इसका, लगभग आप अगर राइनॉक्स की वेबसाइट पर जाओगे तो 6,000 से शुरू हो जाती है इनकी राइडिंग पैंट और लगभग 9,000 रुपये की इनकी राइडिंग पैंट होती है। तो अभी कुछ राइड्स के लिए मैं इसी राइडिंग गियर को पहनने वाला हूँ, क्योंकि अब काफ़ी पुराने हो गई मेरे पास राइडिंग जैकेट्स और फोटो भी यार सब में एक जैसी लग रही है। मुझे लगता ही नहीं है कि वो कश्मीर की फ़ोटो है हिमाचल की। अब थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा कि हाँ ये वाली जैकेट मैंने कश्मीर में पहनी थी, दूसरी जैकेट मैंने मतलब हिमाचल में पहनी थी, तो एक आइडिया लग जाएगा। तो चलो अब दिखाते हैं आपको नया अपना हेलमेट और कौन सा अपना नया LS2 का हेलमेट परचेज़ किया है। तो ये है अपना नया हेलमेट और ये है अपना LS2 का हेलमेट। मॉडल नंबर शायद इसका
पायनियर 436 है और इसको लगभग 1 महीना हो चुका है मेरे घर पे आए हुए। जिस दिन मैं 4 धाम की राइड के लिए निकला था ना, ये उसी दिन ही मेरे घर पे डिलीवर हो चुका था और मुझे लगा था जब मेरी नेक्स्ट राइड होगी ना तब ये मैं नया हेलमेट पहनूंगा अपने नए राइडिंग गियर्स के साथ। और इस हेलमेट पे एक्चुअली मेरी पिछले 3 महीने से नजर थी, पर ये कहीं पर हेलमेट नहीं मिल रहा था क्योंकि एक्चुअली कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने लॉज बना दिए थे बीच में, अभी भी बना रखे हैं, मुझे पता नहीं है कि ISI अगर हेलमेट पे मार्क नहीं है तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकते। तभी आपने देखा होगा कि MT का हेलमेट हो, चाहे LS2 का हेलमेट हो, एरो का हेलमेट हो, या कितने भी इंपोर्टेड हेलमेट्स थे वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो पा रहे थे और उसका मेन रीजन था कि ये सारे ISI मार्क नहीं होते। बट मैं आपको दिखा दूं ISI मार्क नहीं होते, लेकिन अगर आपको पीछे दिखेगा ISI मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब LS2 ने ISI मार्क ले लिया है और इसकी वजह से ये हेलमेट अब फिलहाल इंडिया में मिल रहे हैं। और मुझे ये पुणे से मिला था, खाली एक ही डीलर था जिसके पास ये हेलमेट पड़ा था और इसका प्राइस जो है वो है 8800 रुपीज़ का जब मैंने परचेज किया था लगभग 1 महीने पहले। लेकिन अभी इसका प्राइस जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो प्राइस बढ़ गया, इसका लगभग 9200 के आसपास हो चुका है। साथ में ये जो हेलमेट है ये आता है डुअल वाइजर के साथ। डुअल वाइजर मेरे सबसे पहले हेलमेट में था, MT के हेलमेट में। इससे पहले जो मैं बेल का हेलमेट यूज कर रहा था ना, MX9, वो लगभग 17,000 रुपये का मैंने हेलमेट लिया था और वो अभी एज ऑफ नाउ उसका प्राइस हो गया 24,000 रुपये। और उसका जो वाइजर की कॉस्ट है ना, एक्चुअली मेरे हेलमेट का वाइजर जो है वो खराब हो गया और वाइजर की कॉस्ट लगभग वो मुझसे बोल रहे हैं 5,000 रुपये का वाइजर है। अब कोई सेंस नहीं बनता कि 5,000 रुपये का मैं वाइजर खरीदूं और वो भी पुराने हेलमेट के लिए। तो मुझे लगा इट्स बेटर कि यार और 2-4-5,000 रुपये लाके नया हेलमेट ही ले लेता हूँ। साथ में जो मेरा MX9 हेलमेट था, जो मैं बेल का हेलमेट अभी तक पहनता था, उसके चीक पैड्स जो है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं, ऊपर से इसके स्क्रू सारे गुम गए, इधर उधर हो गए, तो उस हेलमेट का पूरा कचुमर निकल गया। क्योंकि 1 साल में मैंने जितना राइड किया है ना, वो उतना आपको पता है कि वो हेलमेट उतना भी चल गया तो बहुत है। तो मुझे लगा ज्यादा पैसा खर्च करने का फायदा नहीं है, इसके लिए ये LS2 का हेलमेट मंगाया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लग रहा है आपको ये हेलमेट। मुझे तो अच्छा लग रहा था फोटोज में, इसीलिए मैंने मंगाया। और एक्चुअली फोटोज में ना ये आपको दिख रहा है मैरून सा कलर, मुझे एक्चुअली लगा था ये सारा हेलमेट ऐसे ही होगा, लेकिन ये टमाटरी रेड सा कलर है। हेलमेट नो डाउट बहुत सुंदर लग रहा है। और अगर आपको दिखेगा कि यहाँ पर मैंने माउंटिंग कर दी अपने गोप्रो की और मैं इसको अच्छी तरह से टेस्ट कर चुका हूँ, मेरी टेस्टिंग हो चुकी है। साथ में यहाँ पर मैंने लगा दिया है, क्या लगाया दिखाऊंगा आपको। तो एक और ये चीज़ है जो मैंने मंगाई है, ये है सेना का न्यू ब्लूटूथ इंटरकॉम डिवाइस। ये है सेना 20S और इसकी जो कॉस्ट है वो है 21,000 रुपीज़ का ये इंटरकॉम डिवाइस आता है। मेरे पास ऑलरेडी इंटरकॉम डिवाइस थे, लेकिन मुझे एक अपग्रेड करना था क्योंकि मुझे थोड़ी सी बेटर क्वालिटी चाहिए थी। कई बार मैं हाई स्पीड पे किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ 100, 120, 130 पे, तो मुझे आवाज़ आने में कई बार प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए ही मैंने ये वाला मंगा लिया है और मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि सेना तो सेना ही है। और ऐसे लग गया है ये अपना सेना का नया इंटरकॉम डिवाइस। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो मैंने मंगाई हैं और आपको मैंने दिखा दी। आपको इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब मैं आपसे जो नेक्स्ट एपिसोड होगा ना वो डेफिनेटली हमारा राइडिंग का ही होगा, जो मैं टूर करने के लिए जा रहा हूँ। और आई होप आपको भी आने वाले जो सीरीज है मेरी पसंद आएगी और हमेशा जितना प्यार देते हो हमेशा उतना प्यार देते रहना। तो आज का व्लॉग बस इतना ही रखते हैं, बस ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी दैट आई एम बैक। और इसी के साथ अब मैं मिलूंगा गाइज आपसे नेक्स्ट एडवेंचर सीरीज में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ।